हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से जो है वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है और आज पहला इंटरव्यू काफ़ी वक्फे के बाद जो है वो डॉक्टर इंजीनियर प्रदीप पवार सर का जो जर्मनी में है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज़बरदस्त बात करते हैं और इनको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूँ। वेलकम टू द शो सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। अच्छा सर, मैंने ना अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लगाई थी जो हरी मोहन सर और अरविंद सहारन सर के दरमियान में डिबेट हुई थी। उसके जी, अंदर दो मेन टॉपिक थे, वो ये थे कि एक तो ये कि क्या स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान जो है वो भारत के हक में जाएगा या खिलाफ जाएगा, उसका भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। उसमें मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट्स भी किए, उनकी राय भी। अरविंद सहारन साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग होना बेहतर है, जबकि हरीमोहन सर ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। और दूसरा टॉपिक ये था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। ये दो बड़े ही दिलचस्प टॉपिक हैं, तो मैंने सोचा आपसे भी आपकी राय जान लूं। तो पहला सवाल वही कि क्या स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान भारत के हक में है या उसका भारत को नुकसान है। जी सर। मुजफ्फर भाई, जो आपने अपलोड किया था, मुझे लग रहा था कि दो प्रोटोगनिस्ट जो है सामने आके बैठ गए हैं। एक जो है अरविंद साहब, जो मैं उनको उनके वीडियोस देखे हैं, वो सरहद के पार नाम का चलाते हैं। तो उनका एटीट्यूड लग रहा था कि वो सरहद के उस पार की वकालत ज्यादा कर रहे थे। वो पाकिस्तानी ज्यादा लग रहे थे आपको। ज्यादा लग रहे थे। और जो हरी मोहन साहब, उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ और उनके साथ मैंने प्रोग्राम भी किए हैं। वो एक हिस्टोरियन हैं और अगर आप इसको किसी कंटेंट में बात करेंगे तो वो हिस्ट्री की बैकग्राउंड में जाने के बाद उसका वो आंसर देते हैं। ये उनका एक सिस्टम है बोलने का, उनको टाइम देना चाहिए बोलने का। और वो एक पैट्रियोटिक है, वो फनाटिक नहीं है, वो चलाते हैं और उनकी ग्राउंड रियलिटी वहां पर है। मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे इंडिया की हर छोटी चीज का नहीं मालूम। और जो सहारन सहारन साहब हैं, जो अरविंद, वो न्यूजीलैंड बैठे हुए हैं और थोड़ा उनका प्यार भी है। मुझे बैकग्राउंड पता लगा है कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है उसमें उनका रिलेशन सबसे अच्छे, मेरे बड़े अच्छे पाकिस्तानी दोस्त हैं नहीं नहीं, मुस्लिम। ये खबर कुछ दोस्तों ने वहां पर कमेंट्स किए हैं कि उनकी वाइफ जो पाकिस्तानी है, ऐसी कोई बात नहीं, वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो पाकिस्तानी। पाकिस्तान से कुछ उनका मोहब्बत है, उनसियत है। वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों। मेरे ख्याल में बैकग्राउंड में यही चीजें होंगी, लेकिन वो ये शादी वाली जो बात है ना, ये मेरी कंफर्मेशन मैंने की थी। ऐसी कोई बात नहीं कि उनकी बीवी जो है उनकी पाकिस्तानी वाइफ का नाम मुस्लिम सा है, कोई है। रिश्ता रुश्ता ऐसे कुछ नाम है। तो वो पर्सनल लाइफ है, उस पर किसी को नहीं जाना, किसी का हक नहीं बनता उसकी पर्सनल अटैक करना। उनकी लाइफ है, उनकी बीवी या बच्चे हैं, जो मर्जी है उस पर किसी ने उसको उनको वो नहीं दिया हो कि तुमने लाल झंडी पकड़ के उनके पीछे भागना है। ये तो फैक्ट्स की बात होती है। हाँ, तो आपने जो ये क्वेश्चन किया है कि क्या पाकिस्तान का स्ट्रांग होना हमसाया मुल्क इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा है, मैं इसमें आपको जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिससे उस मुल्क की बुनियाद बनती है कि वो स्ट्रांग किस मामले में है, तो उसमें जो 5 या 6 पैरामीटर्स हैं जिसपे किसी पैमाना तय किया जाता है कि वो स्ट्रांग कहाँ है, क्यों है और किस लिए। मुझे एक मिलिट्री रॉकेट लेने से या एटॉमिक पावर होने से किसी मुल्क की जो जो उसकी ताकत नहीं मानी जाती। ताकत उस मुल्क की होती है अवाम। उसमें पैरामीटर्स होते हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपका हेल्थ सिस्टम क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर पहुंचा हुआ है, करप्शन बेस पे आप कहाँ पर है, पाकिस्तानी या इंडिया की बाहर रिस्पेक्ट क्या है। और इन इन चीज़ों को देखने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होती है इकोनॉमिकल सिचुएशन। तो ये 5, 6 या 7 जो आप जो गिन लें, वैसे तो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के पैरामीटर तो 17, 18 होते हैं। उसमें सिविक राइट भी होता है, ये जो बंदा थूक रहा है, पान फेंक रहा है, ये भी उसी में आते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको उसमें छोटे दायरे में जाऊंगा। तो उसमें अगर आप तो पाकिस्तान के रहने वाले, मैं यहाँ से उसको देखता हूँ और उसमें आपको पता लगेगा कि इन सभी पैरामीटर्स में पाकिस्तान बहुत पीछे है।
तो जो पैमाना पाकिस्तान में रखा जाता है कि हमें टर्की के साथ ये मक्का हो गया, जो सऊदी अरेबिया से पैसे मिल गए, या यूएसए ने हमारे फील्ड मार्शल को तारीफ कर दी, उससे वो पावर नहीं बनती। पावर आवाम की होती है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान पूरी एजुकेशन के ऊपर 0.8% जो है वो तालीम के ऊपर पैसे लगाता है। करीबन 48 मिलियन बच्चे जो हैं पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ के बने हुए हैं। 23-24 मिलियन जो है उनको जॉब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये कि देखिए 30-35 हजार पाकिस्तान में एमबीबीएस करके डॉक्टर आता है, उनके पास जॉब नहीं है। और औरतों की, खातूनों की तो और भी बुरी हालत है। एक पैरामीटर ये, इसको देखने के बाद आप अगर इंडिया से कंपेयर करें या बांग्लादेश से तो आपको एक नजर आ जाएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है इस पैमाने पे अच्छा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बात आ जाइए, है ना। तो 4% पूरे पाकिस्तान की जो रोड्स हैं वो हाईवे हैं, उसमें 80% आपका गुड्स चलता है, और उसको फंड लाना मुश्किल हुआ, उसकी रिपेयर होनी मुश्किल हुई हुई है। बहुत सारे जो जो इनलैंड की रोड्स हैं उनका सिर्फ पंजाब के अंदर ही रोड्स अच्छी हैं, सिर्फ पंजाब के अंदर, बाकी तीनों जो प्रोविंस। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा डाटा दे रहा हूँ कि स्ट्रांग नेशन होने के सबसे बड़े जो पैरामीटर्स है वो क्या होते हैं। तो उसमें आप देख लीजिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है। जिस एयरपोर्ट्स को, रोड्स को चाइना ने बनाया वो अच्छे हैं, और उसका रेवेन्यू उनको जा रहा, पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो आप दूसरा, अगर आप मेडिकल में आप चले जाओ, मेडिकल का सिस्टम पाकिस्तान का बुरा हाल है। जो आपने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, ये जो 5 पिलर हैं जो यूनाइटेड नेशन ने अपने कार्टा में लिखे हुए हैं, उसको आप नाप के देख लीजिए कि पाकिस्तान कहाँ आता है। तो उसकी वजह भी बहुत हो सकती है उसके ऊपर। अगर पाकिस्तान एक इन सब पैमानों के अंदर एक एवरेज मुल्क का एवरेज जो उनकी होनी चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से बोला हुआ है कि इतने हजार आदमियों के पीछे इतने पुलिस वाले होने चाहिए, इतने हजार पेशेंट के ऊपर इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतने हजार स्कूल के बच्चों इतने टीचर होने चाहिए। अगर उस पैमाने पर वो यूरोपियन भी मानता, वो मिनिमम ही रखे उन्होंने, उस पे आए तो हम कह सकते हैं कि यस, इट इज ए स्ट्रांग नेशन। वो स्ट्रांग नेशन जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो यही है जो एक इंटरनेशनल बेस के ऊपर आप उसको लो सकते हैं। तो ये हर एक आदमी के पास आजकल वेब है, उसके पास मोबाइल, वो कंपेयर कर सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और जो 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 इंडिया में जो डिस्कशन होता है ये नेशनल टीवी के ऊपर, उसको मैं यहाँ नहीं लाना चाहता, वो मेरे लिए बहुत डिस्गस्टिंग होती है। वो मिलिट्री पावर को लेके स्ट्रॉन्ग नेशन की बात करते हैं, ये नहीं है। हमारा सोशल है भैया। मिलिट्री पावर, अब अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो आपकी जो बजट के हिसाब से होगा। पूरा पाकिस्तान यूपी स्टेट के मुकाबले में है। अब आप यूपी वालों को बोलो कि तुम 5 लाख की मिलिट्री रख लो, तुम एक एटम बम बना लो, तुम आज ये कर लो वो कर लो, वो तो बैंक आउट हो गई भैया, इतना तो रेवेन्यू नहीं आएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है मुजफ्फर भाई, कि अगर आपने, और हाँ, जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉर्डर सारे सिक्योर होने चाहिए ताकि कोई अंदर ना आए, आपकी डिफेंस सिस्टम हो ताकि आप पे कोई दबाव ना डाल सके, अटैक ना कर सके। ये बहुत चीजें जरूरी हैं, ये भी उसी पैरामीटर में आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान ने एटम बम ना बनाया होता तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी होती जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया के कई दफा हालात खराब हुए, जंग हुई है। अगर पाकिस्तान और इंडिया ने एटम बम बनाए हुए हैं तो जंग रुक जाती है, इसी वजह से रुक जाती है, वरना तो ऐसा और ज्यादा। उस पे मैंने पॉपुलेशन के ऊपर भी मैंने एक दो आर्टिकल्स भी लिखे हैं। अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वार है वो कभी ना होती। वो उसी प्रॉक्सी वार पे है कि मेरे पास एटम बम है, मेरे पास एक फुल फ्लैज जो वॉर इंडिया नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अटैक कर सकता हूँ। ये एक डॉक्ट्रिन है, ये इसमें कोई गलत बात मैं उसको नहीं मानता। अगर आपने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बना दिया है तो उसको आपको बार बार ला के दिखाना, बताना, उससे आपकी पावर नहीं बढ़ती है, उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है।
जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल एटॉमिक पावर स्टेट हूँ, मेरा काम ये है कि मैं अमन उसके जरिए करूँ। लेकिन आपने देखा कि जब मिलिट्री पावर बढ़ जाती है तो अमन खतरे में आ जाता है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, दो तीन तीली लगाने वाले भी आ जाते हैं, फिर उसको यूज किया जाता है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पर, अफगानिस्तान का एक थिंक टैंक है ज्यूरिश में, सॉरी बाजल में है, उनके साथ मेरा एक बारी हुआ था, उन्होंने भी यही बोला कि अगर आपका मुआशरत इतनी डाउन है और आप जगह जगह से पैसे लेके आते हैं तो आपका सिर अपने आप झुक जाता है, वो आपकी पावर में नहीं आता है, आपको झुकना ही पड़ेगा उनके सामने, क्योंकि आपकी आवाज भी धीमी होगी, आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, आप उनके हाथ की कठपुतली भी बन जाते हो। तो ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना है कि हमारी जो जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इदारे हैं, क्या वो हम लोगों को इतनी सेफ्टी देते हैं कि हम दुनिया के हर कॉर्नर में रिस्पेक्टफुल है। मैं आपको एक फिगर देता हूँ, जुलाई तक अरबियन कंट्रीज ने 45-47,000 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया। उन पे क्या क्या उन्होंने इल्जाम लगाए, आप पूरा का पूरा मिनिस्ट्री का डाटा पढ़ लीजिए, चोरी चकारी, और ये उससे आपकी जो, अगर आपने कोई इमेज बनाई भी है तो वो एकदम डाउन हो जाती है, उसमें आपका नुकसान हो जाता है, आपको लोग और नजर देखते हैं, अरे अभी चोर आ गए यार। अब वो शहबाज शरीफ का एक बहुत अच्छा जो उनके आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहता है यार मैं जहां भी जाता हूँ लोग ये सोचते हैं मांगने आया हूँ ना। वो मेरी नजर में वो बहुत सच्चा इंसान है यार, है ना। हम लोग उसको हम उसको मजाक में लेते हैं, उसने अपने दिल की बात बोली है। तो वो एक जो एक सॉफ्ट पावर होनी चाहिए, वो सॉफ्ट पावर उस नेशंस में नहीं बनती है। और इंडिया में एक डॉक्ट्रिन है कि जब भी पाकिस्तान के पास चार ज्यादा पैसे आए तो उन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ी की है, उन्होंने यहाँ कर दिया ना। और अब अगर आप हेनरी किसिंजर्स की बुक पढ़ें, उसमें लिखा कि पाकिस्तान 71 से बैंकरप्ट है, लेकिन वो अमेरिका ने पैसे देता रहा, यूरोपियन यूनियन का नेटो पार्टनर एक्सटर्नल बना हुआ था, पैसे आते थे, और उनका उन्होंने ये यूटिलाइज नहीं किया। जो मैं ये 5 पैरामीटर बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सेफ्टी, इन सब में उनको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो उससे जो आपकी एक जो पावर बननी चाहिए थी इन 72 से लेके आप 2025 तक ले आइए, वो कहीं छुप के रह गई, डूब के रह गई, और उसका इम्पैक्ट एक एक पाकिस्तानी को बाहर के मुल्कों में भी देखना पड़ता है। और अब सोशल मीडिया का जमाना है, कोई टर्की में लड़के ने लड़की के पीछे हाथ लगा दिया, मैं अपनी वाइफ के साथ ही वहां गया हुआ था, तो उसको वहां बेचारे को तकसीम टैक्सिम प्लेस बोलते हैं, उस पर मारा पीटा जबरदस्त। और मैंने आप शायद आपके शो में कहीं बोला था, तो एक कराची की बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली मुझे मिली, तो उनकी और लड़की जो बेटी थी मेरी बेटी के बराबर थी, तो कहती है अंकल आप, मैं कहा हाँ, तो हम तो जर्मनी रहते हैं लेकिन हम इंडिया से हैं। कहती उसका हस्बैंड बोलता है कि आप मेरी वाइफ को इस दुकान में ले जा सकते हैं, वो पोलैंड की एक बहुत बड़ी शो थी। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं जाते, कहते नहीं वो हमें रोक लेते हैं। तो मेरी वाइफ ने उसको पकड़ा, अपने हाथ से अंदर ले गई, चुपचाप मैं उसके साथ बाहर बैठा रहा। मैंने कहा बात क्या हुई है, तो उनके फादर जो थे वो वहां पर वो जो PWD होती है ना, जो सड़कें बनाते हैं पुल बनाते हैं, उनका वो चेयरमैन था, बड़ा बिग शॉट था। तो वो उसने मुझे बताया कि कुछ बेवकूफों ने आके हमारी इज्जत मिट्टी में ही मिलाई दी है, जैसे गब्बर सिंह कहता ना हमारा मिट्टी में मिलाई दिया, वो मिट्टी में मिला दिया उनको। वो कहते हैं अब यहाँ हमको बड़ी बड़ी दुकानों में घुसने देते नहीं है, हमारे पूछते हैं, ये करते हैं। तो ये एक सॉफ्ट पावर होती है, ये इमेज होती है जो इंडिया में। अब आप देखिए करीबन 12,000 यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तानी डॉक्टर्स काम करते हैं, 12,000। कभी उनका नाम सुना है किसी का? किसी ने कोई पाकिस्तान के लिए काम किया हो या उनकी गवर्नमेंट में मिलके कोई प्राइज जीता हो? कुछ नहीं किया। वो सिर्फ रोटी खा चुपचाप बैठे हो, यार क्यों हमें आगे ले जाना है। वो इंडिया वाले हर जगह अपना झंडा उड़ा गाड़ देते हैं जाकर, ये कर लो जी, हमने ये कर दिया, ये परचाई ये बन गया, माइक्रोसॉफ्ट में चले गए हैं, जीई में चले गए हैं, वो चले गए हैं, उसका बड़ा प्रोपेगेंडा हो जाता है। तो जो पावर है ना, मुझे नहीं लगता अगर पाकिस्तान में एक सिविल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपना पूरे फुल फ्लेज पे काम करेगी, पाकिस्तान जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम स्ट्रांग होगी।
गरीबी कम होगी, एजुकेशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, लोगों को अपना पासपोर्ट लेके भागना नहीं पड़ेगा, वहीं काम करेंगे, 30,000 से ज़्यादा एमबीबीएस को जॉब मिलेगी, शायद रिलेशन इतने अच्छे हो जाएं कि वो इंडिया में अस्पतालों में आके काम कर सकते हैं, इंडिया के रिसर्चर पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। ये बात अरविंद साहब और हरिमोहन साहब ने कल इस टॉपिक पे बात नहीं की, वो कहीं और ही ले गए। तो मैं उस चीज को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि दोनों मुल्क अपनी एक लेवल पे पहुंच जाएं जहां वो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ बिजनेस और एक्सचेंज पीपल टू पीपल रिलेशन इतने अच्छे हो जाएं कि वो जो नफरत है ना। आपका एक इदारा है, उसको इकोनॉमिकल फोरम ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले, एक साल पहले एक सर्वे किया था, तो उन्होंने बोला कि 91% पाकिस्तानी दे हेट इंडिया। अब 9% है, उसमें आप आते हैं, तो उसमें कुछ शकील साहब आ जाएंगे, उसमें नदीम साहब हैं और कुछ और हैं, तो उनकी संख्या कम है। यही हरिमोहन साहब बताना चाहते थे। अगर जिस दिन ये बढ़ जाएंगे, इनकी पॉपुलरिटी हो जाएगी और मेन स्ट्रीम में लोग जो हैं वो एक स्टार्ट कर देंगे फेस टू फेस, मैन टू मैन, पब्लिक टू पब्लिक, फैमिली टू फैमिली रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, वो 91 से हो सकता है कि 60 पे आ जाए। 40% तो जीत लिया ना हम लोगों ने। वो 40% वो कोई छोटी नफे तो है नहीं, है ना, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मेरा कहने का मतलब है, पावरफुल नेशन के डेफिनेशन अलग हैं, पावरफुल नेशन की जो 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 पैरामीटर्स अलग हैं। पावरफुल नेशन आप तब बन सकते हैं जब आपका पावरफुल नेशनल पावरफुल है। यही है मेरा मैसेज, और इसी को मैं डिफेंड भी करता हूँ। इसके ऊपर मैं आपसे 2 घंटे बात कर सकता हूँ और इसमें डिटेल्स में जा सकता हूँ कि पब्लिक फंड कैसे किया। वो इकोनॉमिक फॉर्म हो जाएगा, वो एक पॉलिटिकल फॉर्म नहीं। वो उस पर आप मेरे साथ प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ कि कैसे कैसे इंडिया ने यहाँ काम किया, कितनी स्कीमें चलाई, कितनी फेल हुई, कितनों में कामयाब हो गए, बेटी बचाओ, ये करो वो करो। उनमें सब में हर जगह वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन छोटी छोटी कामयाबी मिली है। उससे उन्होंने 17 to 22 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल दिया। अभी भी बहुत गुर्बत है वहां भी, इंडिया में भी 43 मिलियन लोग जहाँ स्कूल नहीं जाते। तो ये लेकिन फिर भी वो अपने आप को नेशन पावरफुल है ना। आज का डेटा पढ़िए, जर्मनी और इंडिया का जीडीपी सेम है। जो 26 आज जो लिस्टेड कंपनीज का जो आया उसमें सेम है। 5.7 बिलियन का उन्होंने लगाया एस्टिमेट। और वो कहते हैं कि हाँ, ये क्योंकि जर्मनी ने इतना कर्जा लिया है 500 बिलियन का, तो उसका जीडीपी अपना थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अभी उन्होंने बैंक में पढ़ा है, इसलिए उसका उन्होंने यूटिलाइज नहीं हो रहा है ना। जिस दिन यूटिलाइज हो जाएगा, निकल आएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि डाटा इंडिया वाले जो अपना काम कर रहे हैं, जो इंडिजियस डिफेंस सेक्टर है, एरो स्पेस सेक्टर है, तो उसमें होता रहे। इसी से आपका वो एक सॉफ्ट पावर और एक आपकी पॉलिटिकल पावर बनती है। जी अच्छा, इसके ऊपर ना मेरे ज़हन में कुछ सवालात आए, हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंडिया की जीडीपी जैसे बहुत अच्छी है। इंडिया जो दुनिया की टॉप 3 और 4 इकोनॉमी भी बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि आपने बोला कि वहाँ बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी यूरोपियन कंट्रीज जैसा नहीं है। आप सारी उम्र उधर ही रहे हैं, तो इसकी वजह क्या होती है, वो किसी और प्रोग्राम में फिर मैं आपसे जरूर मोस्ट वेलकम। मैं आपको पूरी एलैबोरेट करूंगा, उसकी वजह ही बताऊंगा, और उसमें आपको बताऊंगा किस तरफ उन्होंने कुछ डेफिसिट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। उस प्रोग्राम के ऊपर मैं बिल्कुल प्रिपेयर होकर आऊंगा। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे पाकिस्तान में भी स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं यकीन माने बड़ी तकलीफ होती है जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि ये अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको तालीम की सहूलतें मुयसर नहीं आ पा रही, तो वो इस चीज़ को देख के बड़ा जो है वो अफसोस होता है, दुख होता है कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। ये बेसिक नेसेसरी है, तालीम, हेल्थ, सेफ्टी, फूड में क्लीन वाटर, ड्रेनेज, सड़कें सब आती हैं। तो इसमें अगर मुल्क अपनी तरक्की देखना चाहता है, किसी मुल्क की आप तरक्की देखना चाहते, तो ये 5 पैरामीटर आप चेक कर लीजिए, आपको पता जाएगा वो कहाँ खड़ा है। ये रॉकेटों और गन से नहीं पावर नापी जाती,
है ना। ये तो एक शोशा होता है ना, वो उस शोशे पे नहीं है। तरक्की मुल्क की इन्हीं 5 पैरामीटर्स पे है जो यूनाइटेड नेशन ने सबको दिए कि आपने देखना है। जी, ज़रूर करेंगे इसके ऊपर, जब भी आप बुलाएँगे जी बिल्कुल। मोस्ट वेलकम। चले दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी का जब नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी, तो पाकिस्तानी जो सारे के सारे वो समझते हैं, अपना माइंडसेट है कि ये एक हिंदू जमात है, ये सिर्फ हिंदुओं की जमात है। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तानियों का माइंडसेट नहीं है, वो भारतीय जो मुसलमान हैं उनका भी वही माइंडसेट है। वो भी यही समझते हैं कि ये हिंदुओं की जमात है और वो मुसलमानों के खिलाफ है। शायद इसी वजह से वो इसको वोट नहीं कर पा रहे। ये मेरा अपना जाती ख्याल है, आप इसका जवाब दें कि क्या वजह है कि जो भारतीय मुसलमान है वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते, हालांकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है बीजेपी के दौर में कांग्रेस की निस्बत अगर देखा जाए। तो क्या वजह है कि वो क्यों ये तरक्की उनको हजम नहीं हो रही, या क्या वजह है कि वो वोट क्यों नहीं करते बीजेपी? गुड क्वेश्चन, रिसर्च वाला क्वेश्चन है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें लास्ट 70 साल से, पहले तो बीजेपी होती नहीं थी, जनसंघ थी छोटी सी पार्टी, या कम्युनिस्ट होते थे। तो हिस्टोरिकली इंडिया के जो मुसलमान थे वो वोट डालते थे कांग्रेस को। और बाद में जब ये भारतीय जनता पार्टी आई है, क्योंकि इसका रिलेशन जो था वो नेहरू ने बदनाम किया रखा थी, आरएसएस है, सरवाकर का ये है वो। उस एक टाइम था जब सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे प्रेस को पढ़ने के लिए, किताब कौन खरीदता था। तो अभी ये एक जागरण हुआ, से पता लगा है कि इंडिया में करीबन 10% मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी को वोट डालते हैं ना। ये स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और उसमें से मैं आपको क्वांटिफाई कर देता हूँ कि कौन से मुस्लिम सोसाइटीज हैं जो बीजेपी को वोट डालते हैं। उसमें एक का नाम आता है पसमंदा मुस्लिम। पसमंदा जो थोड़े से बैकवर्ड में आते हैं। जी, तो पसमानदा हाँ, कहते हैं। ना पसमंदा कहते हैं। तो क्योंकि जो इंडिया में इलेक्शन सिस्टम है, जब जो मुसलमानों का थे वो मोनोलिथिक नहीं है, तो उसमें पसमंदा में इन लोगों को इंडिया की गवर्नमेंट ने सबको बेनिफिट दिए हैं। इन्होंने उस बेनिफिट को लिया है सबसे ज्यादा। अभी आप देखिए सेंट्रल वेलफेयर प्रोग्राम जितने भी चले हैं, पसमंदा वालों ने उसका सबसे ज्यादा फायदा लिया है। उसमें हाउसिंग है, राशन है, गैस है। और दूसरा एक जो तबका है वो है फीमेल्स। फीमेल्स को उनके लिहाज में ये है कि बीजेपी ने हमारी बात की है। हम औरतों को कोई पूछने वाला नहीं, ना कांग्रेस ने पूछा, ना कम्युनिस्ट ने पूछा, ना कि समाजवादी पार्टी जितनी भी है, इन्होंने हमारी आवाज सुनी। और इन्होंने वो 3 तलाक जैसा निकाला। और ये जो शाहबानो का केस था उसे दोबारा मेटलाइज किया, जो कांग्रेस ने खुश करने के लिए मुसलमानों को किया था। तो आप देख सकते हैं कि 90% जो है यूपी में जो योगी को वोट देते हैं वो सारे पसमंदा मुसलमान हैं। और वही उनमें से जो खातूनें औरतें हैं वो उनके उसके हक में बोलती हैं। घर में वो क्लेश नहीं पैदा होने, वोट डाल के आ जाती है, हस्बैंड को पता लगता नहीं कि इसको वोट डाल के, लेकिन स्ट्रेटेजी बताती है कि इन्होंने बीजेपी को वोट डाला। वो कहती है कि हमारी वेलफेयर की पार्टी है। दूसरा एक ग्रुप है जो शिया ग्रुप है इंडिया का। इंडिया में शिया ग्रुप जो है वो ये दाऊदी, बोहराज और खोजा, ये जो हैं ये बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं। और ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में इनके बड़े बड़े बिजनेस हैं। इन्होंने इंडियन 2014 के बाद इन्होंने हैंड ज्वाइन किए ताकि हमें गवर्नमेंट की स्कीम से फायदा मिले। और ये एक तबका है जो बीजेपी को 100% वोट डालता है। फीमेल का तो मैंने आपको बोल ही दिया। और जनरल सपोर्ट जो है वो भी है। और दूसरा शिया और सुन्नी की तो आपस थोड़ी बहुत लगती रहती है, टीवी में भी आप देखते हैं कैसे आपस में ये भिड़ बुड़ जाते हैं। चलो वो तो एक शो भी होता है और थोड़ा सा अपना दिखाना भी होता है। और दूसरा एक जो जे एंड के है, जो सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें एक पीर पंगल रीजन है। वो उसमें जितने भी पहाड़ी मुस्लिम हैं या गुज्जर हैं
और जहाँ जो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया है एसटी का, तो वो भी बीजेपी को वोट डालते हैं। बाकी ट्रेडिशनली सब वोट डालते हैं कांग्रेस पार्टी को, और थोड़े से जो हैं वो समाजवादी पार्टी को, जो लाल सी टोपी लेके घूमता है ना, कल्याण सिंह, उसको तब यहाँ जब बाबरी मस्जिद का जब काम हुआ था तो उसने हिंदुओं पे गोलियां चलाई थी, उसने काफी वहां पर मारो इनको, है ना। तो वो सोचते हैं कि हाँ जी ये हमारे हक में है। हक में ये कोई नहीं है, वो भी एक हिंदू सनातनी आदमी है, और ये यादव कृष्ण की फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, ये यादव सारे वहीं से आते हैं ना, तो उसको उनको ये वोट देते हैं। तो ये वो डिवाइड, अभी आपने अयोध्या का देखा होगा कि योगी ने मुसलमानों के लिए एक बड़ा कुछ किया, वजीफे दिए, बच्चों को पढ़ाइयाँ कराइयाँ, बाहर भेजने के लिए भेजा, सिंगापुर कहाँ कहाँ, एट द एंड उन्होंने योगी को वोट नहीं दी। तो इन्होंने अपना जो बीजेपी का जो इंटरनल डॉक्ट्रिन है उसमें बोलते हैं यार चलो ये 12% के लिए हमें ज़्यादा अपना दिमाग काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो बाकी 88% है, जो 82% है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये गलत डॉक्ट्रिन है उनके दिमाग में, क्योंकि अगर ये खित्ता पिछड़ जाएगा तो इंडिया का जो विकसित भारत जो 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 इन्होंने नारा लगाया उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनको भी साथ लेके जाना पड़ेगा। तो ये इनके मन में यही रहता है कि चलो बीजेपी अगर कोई कानून लेके आती है तो इन्होंने उसके खिलाफ बोलना है। अब सीएए है ना, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें इनको क्या तकलीफ है आज तक किसी को समझ में नहीं आई। हाँ जी, आपने पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को बांग्लादेश में और अफगानिस्तान के मुसलमानों को बोला है कि उनको इंडिया में नहीं, अरे भाई जब मर्जी आ सकते हैं, उनको अजाइलम लेनी पड़ेगी। अगर उनको मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम की तकलीफ हो रही है तो अजाइलम मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है, वो हिंदू क्रिश्चियन सिख है, उनको आप जब मर्जी आओ वीजा मिलेगा। इसके खिलाफ इन्होंने कितना ड्रामा किया और लड़ाइयां लड़ी और सब कुछ हुआ। दूसरा एक एनआरसी, उसके अगेंस्ट ये आए हो, क्योंकि एनआरसी जी हमारे खिलाफ, वो एनआरसी और कुछ नहीं है, वो ये चाहते हैं कि जो जो कास्ट सिस्टम जो है उसमें मुसलमान, उसकी नेशनलिटी, वो कहाँ से आया, ये कहाँ से गया, वो अमित शाह के दिमाग में और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में और इंडियन कॉमन लोगों के दिमाग में है कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिफ्यूजी आए हुए हैं जो एक स्टेट की सिक्योरिटी का मसला बन सकते हैं, और जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उसको चेक करो, नहीं है तो उसको भेजो वापस। तो अब ये उसके खिलाफ भी है। अरे भैया ये तुम्हारा नुकसान हो रहा है, बांग्लादेश से आया हुआ, अफगानिस्तान से आया हुआ यहाँ बम फोड़ देगा तो सारे मुसलमान बदनाम हो गया ना। तुम सोचो कि हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हम यहीं पर रहे थे, हम नहीं गए पाकिस्तान, तो हमारा इंडियन यूनियन के साथ रिलेशन कुछ और होना चाहिए। जो इसमें आके इलीगल सेटल करना ट्राई कर रहे हैं उनको अगर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है तो ये हमारे हक में है। नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम जो मैंने पहले बोला था ना, एजुकेशन भी है, और उसकी प्रॉब्लम जो है कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, और एक वो जो चार मीनारा हैदराबाद बैठा हुआ है वो भी ऐसे, उसको भी एक आधी वोट मिल जाती है। हाँ, उसका भी एक आधा पार्लियामेंट है, आई थिंक इंडियन पार्लियामेंट में वो एक ही आदमी जीत कर आया ना। तो ये डिवाइड हो जाते हैं इन चीज़ों में, शिया में, सुन्नी में डिवाइड हो जाते हैं, और औरतों का जो खातूनों का वोट है वो डिवाइड हो जाता है। तो वो 12-13% जो वोट देने वाले मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ बीजेपी का इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं है। और दूसरा जो मैं गलत भी समझता हूँ, बीजेपी की मिनिस्ट्री में कोई मुसलमान नहीं है, जबकि इतने काबिल के लोग हैं, उन्होंने उसको, तो वो ये सोचते हैं कि इसलिए नहीं है कि हम मुसलमान हैं। और ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जिसपे वो एक एंटी बीजेपी का स्टैंस लेके बैठते हैं और इसलिए उसको वोट नहीं देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक स्ट्रांग पार्टी जो दिल्ली में बैठी हुई है, अगर यूपी में हुई है तो उसको यूपी का फायदा हो रहा है, पंजाब में बीजेपी बैठी तो पंजाब में सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा, दिल्ली का देखो कितने मिलियंस का उनको वो मिला है लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपने सड़कें बनानी है नई, और CO2 का बैलेंस करना है, जमुना की सड़क साफ हो रही है, वो नदी साफ हो रही है, तो वो पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सैंक्शन करेगी ना। फिर आपको जीएसटी आ रही है, टैक्स आ रहा है, वो आपको हाफ मिल जाता है, फिर उसके बाद में आपको फिर ऊपर से हेल्प मिल जाती है, नहीं मिलती है तो मोदी साहब सिक्का साहब से हाथ मिला के आपको वर्ल्ड का बैंक का लोन दिला देते हैं।
तो जहां आपकी अपोजिशन होगी वहां पर उनका इंटेंशन कम हो जाएगा, तो आपकी डेवलपमेंट भी कम होगी। आपकी डेवलपमेंट कम होगी तो आप मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। ये समझाने वाला इन लोगों को अभी कोई पैदा नहीं हुआ, या हुआ है तो शायद वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और जिस दिन को ये समझ में आ जाएगा कि हमको मिस यूज करने वाली सबसे बड़ी पार्टी इंडिया में कांग्रेस थी, वो कहते भी हैं, अब तो बहुत सारे लोग मुंह पे आके कहते हैं कि कांग्रेस ने मिस यूज किया। अरे मिस यूज किया तो वोट क्यों डाल रहे हो? तो अच्छा, तो ये जी एक एक पॉइंट मेरे ना जहन में आया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जो है अपलोड की थी, पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी है उनके स्कूल के अंदर, वो जी हिंदू बच्चे थे, बच्चे और बच्चियां छोटे छोटे ना। तो उन्होंने जब वो उसके दौरान ही उन्होंने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, सारे जी बच्चों ने। जी तो नीचे कमेंट्स के अंदर एक जो हमारे भाई है, दोस्त हैं भारत से, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत के अंदर मुसलमान हैं उन्होंने तो कभी नारा नहीं लगाया इस तरह भारत के हक में। तो ये मैं समझ नहीं पाया, क्या ऐसे वाकई है कि कुछ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर मुसलमान जो जैसे कि कोई भारत जिंदाबाद या भारत माता की जय कहने में वो थोड़ा सा वो करते हैं? हाँ है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे लाखों हैं जो भारत माता की जय भी बोलते हैं, भारत जिंदाबाद भी बोलते हैं। तो कुछ कम्युनिटीज के हैं जिनको जो मैनिपुलेटेड होके आ जाते हैं। आप देखिए कि वो एक कोई जो नेशनल एंथम है, उसमें इसका बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। मुसलमान कहते हैं जी हम वो खाएंगे तो हमारा मजहब खतरे में आ जाएगा। तो वही मुसलमान जाके जब कनाडा में अंदर लेते हैं, अमेरिका में पासपोर्ट लेते हैं, तो उनका झंडा फड़काने का तब उनका वो नहीं खत्म होता। तो ये जो एक मिथ सी बनी हुई है। तो अगर पाकिस्तान के बच्चे स्कूल में हिंदू बच्चे हैं, पाकिस्तान के नेशनल हैं, तो वो क्या पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलेंगे, हिंदुओं को जिंदाबाद बोलेंगे? तो इसमें कमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये उनकी एक बात मैं जरूर मानता हूँ कि अगर जो इंडिया में बहुत सारे हजारों लाखों हैं जो नेशनल एंथम गाना नहीं चाहते, और क्या कहते हैं, अगर आप उनको राम राम बोल दो तो वो आपका जवाब राम राम में नहीं देंगे, लेकिन आपसे ऐसा करेंगे कि आप सलाम वालेकुम बोलो तो वालेकुम सलाम बोलोगे। तो ये मेंटेलिटी जो है इंडिया में, और इसके लिए मैं सोचता हूँ या तो एजुकेशन की कमी है, या फिर उनके मेंटर्स ऐसे हैं, या फिर मदरसों का एक असर है। ये पाकिस्तान में भी लोग हैं ऐसे कि जो जिनसे जब सवाल किया जाए कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या आपके लिए कंट्री फर्स्ट है, तो वो यही जवाब देंगे, हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है। देखिए, रिलीजन हर बंदे का पर्सनल मैटर होता है, वो पर्सनल जी जी मामला है आपका। जी जी तो ऐसे लोग यहाँ पर भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान बाद में है। तो ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। नहीं, ऐसा है ना, अगर आप उनको कन्फ्रंट्रेट करो, जो इंडिया में कहते हैं कि मजहब मेरा सबसे आगे है, जब चार बंदे बैठ जाते हैं फिर उनके पास आर्गुमेंटेशन नहीं होती। ये नहीं कि उनको कोई मारेगा पीटेगा या गला पकड़ लेगा, फिर वो घबरा जाते हैं कि दूसरे आदमी के पास एक ब्रॉड माइंडेड कॉन्सेप्ट होती है, उससे उसको कन्फ्रंटेट करता है, फिर वो चुप कर जाते हैं। तो ये अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। कल या परसों बॉम्बे के अंदर वो था गणपति का त्योहार, वो जो गणेश को उठा के जाते हैं, उसमें उसमें हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं। ये जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं ये सारे मुसलमान हैं, ये इनके घरों में बनाते हैं। वहां पर एक ये रिवाज माना जाता है, इसका वो धर्म से मतलब कम है और रिवाज से ज्यादा है, कस्टम है। उस पे लोगों ने, मुसलमानों ने आके अंडे मारे। तो ये चीजें जो हैं, इससे आपका माइंडसेट पता लगता है कि आप इतने सालों के बावजूद भी आपको इतने प्रिविलेज दिए जा रहे हैं, आप इतने, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दी जा रही है, आप माइनॉरिटी ना होते हुए भी माइनॉरिटी का स्टेटस आपको मिल रहा है। 300 मिलियन मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, जो इंडोनेशिया के बराबर है, एक नॉन मुस्लिम कंट्री में, जो दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमानी आबादी कंट्री है, और आपको कोई निकाल नहीं रहा, आपको कोई मार नहीं रहा, आपको पीट नहीं रहा, आपको पूरी फैसिलिटीज मिलती हैं, है ना। आप सबसे ज्यादा 21% जो मुस्लिम बच्चे इंडिया में आउट ऑफ स्कूल हैं, आउट ऑफ स्कूल, यानी 5 से लेके 15 साल की उम्र तक ये मस्ट है, हर बच्चे को स्कूल जाना है। और सबसे ज्यादा 72 क्लास जो है वो और लड़कियों की हुई है। तो ये जब आप इस सोसाइटी को उस तरफ ले जाएंगे, तो आप व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, तो वो गालियां निकालेंगे, अंडे ही फेंकेंगे, है ना।
जहाँ जहाँ मुसलमानों की मेजोरिटी है, अगर वहां से हिंदुओं का त्योहार निकलता है तो उसको डिस्टरबेंस करेंगे, सड़कों पर कारपेट बिछा देंगे, ट्रैफिक रोक देंगे। पुलिस वाले ने पिछवाड़े पे लात मार दी तो कह रही है हमारे लात मार दी। अरे भैया तुम्हें फूल देगा वो, या मैंगो काट के देगा, बड़ी अच्छा कर रहे हो, ये पानी पियो गर्मी बहुत है भैया। उसकी वो तो पॉलिसी को, पुलिस का मतलब होता है पॉलिसिंग। उसको फिर उसको उसको ये जितने भी इनके करता धरता है उससे माफी मंगवाने के लिए आ जाएंगे कि तुम माफी मांगो इंस्पेक्टर साहब, तुमने लात क्यों मारी है, जबकि वो सड़क पे लेटा हुआ था, ट्रैफिक रोका, तो इस पे बात नहीं होगी। तो ये मुझे भाई ग्राउंड रियलिटी है। इसमें मैं हरिमोहन साहब को बिल्कुल 100% कहता हूँ कि वो ठीक ही बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए। मैं भी इस बात पे आपके साथ घंटों बातें कर सकता हूँ। ग्राउंड रियलिटी जो है उसको आपको देख के आप बात कर सकते हो। आप एक फैंटेसी लाला लैंड में नहीं आप रह सकते ना। तो ये एक सच्चाई है, इसको मानना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का, भारत का हर जो नागरिक है, सिटीजन है, वो उसको राइट्स के साथ साथ, जो कहता मेरे राइट है जो है ना, उसके साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभाए। और ये सिर्फ वो कुछ लोगों के लिए ड्यूटी नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि रिजर्वेशन में, मैं राजपूत हूँ, मुझे देख आज पैसा नहीं मिला, मेरे फादर ने पैसों से पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में मैंने अपने सारे काम खुद किए हैं। अब वो राजपूत जो है, क्योंकि राजपूत हैं, उन्हें कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिल रही, वो बेचारे सड़कों में झाड़ू लगा रहे हैं पढ़ने लिखने के बाद, क्योंकि रिजर्वेशन 70% इन्हीं के हाथों में जा रही है। इस मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, ये एसटी एसपी ये सब जी जी जितने भी इन्हीं की किया हुआ। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया की सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि ये रिजर्वेशंस, ये अपीजमेंट कब तक चलेगा। ये तो और फिर भारत टुकड़े टुकड़े गैंग ये सब तेरे उनको उनके लिए वकील पहुंच जाते हैं। राइट स्टेट मान लो, अगर उन्होंने गलती की है सजा मिलनी चाहिए, उनको वकील भी चाहिए, है ना, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खड़े होके उनकी तरफ की समझदारी वो करो। और जिसने पार्लियामेंट में अटैक किया था, उसके उसके लिए अफजल गुरु के लिए कितने लोग खड़े हो गए थे। वो जो वहां पर जो 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 सेनेट संतरी मरे हैं, औरतें मरी हैं, बीएसएफ के जवान मरे, उसके लिए आपका आंसू नहीं बहा रहे। तो ये इसमें पेट्रियोटिज्म नहीं होता। ये एक जनरल व्यू है कि जिसमें आपको आना पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो कुछ है। हाँ, मजहब जो है वो आपका दरवाजा खोलो बंद करो, इसके अंदर है। मैं यहाँ जो मर्जी करूँ वो मेरा है। सड़क पे मुझे ये हक नहीं है कि मैं ट्रैफिक रोक दूं, और या मैं नगर कीर्तन करूं, ढोल तगाड़े बजाऊं और वो गंद फेंकूं, फूल फेंकूं, ताकि नेक्स्ट या आके पीडब्ल्यूडी वाले सफाइयां कर रहे हैं, वो खर्चा तो हमारा ही हो रहा है ना। तो जब ये माइंड सेट थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा और देश के लिए आदमी की व्यूज जो है वो अपनी ड्यूटीज जो है उसको निभाएगा, उस दिन हर कंट्री जो है, पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश क्या, इंडिया क्या, वो एक सुपर पावर, एक सुपर नेशन, एक रिस्पेक्टेबल नेशनलिस्ट बन सकते हैं। जी देखिए, हर मजहब जो है उसके अंदर यही है, यही तालीम दी जाती है कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। जी और हर मजहब के अंदर यही है कि अपने वतन के साथ मोहब्बत जो है, वो किसी भी मुल्क के अंदर रह रहा है तो उसके साथ मोहब्बत जो करनी चाहिए। बिल्कुल तो वो 100। ख्वाह किसी भी मजहब का है, वो उसको चाहिए कि अपने मुल्क के साथ वफादारी करे, उसके साथ मोहब्बत करे। और मसाइल की बात आपने की कि जिस तरीके से लोअर कास्ट को फेवर दी जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से लोगों को 20-20 हजार रुपया दिया जाता है गरीबों के नाम पे, और वो पैसे सारे के सारे अमीर ले जाते हैं, गरीब बेचारे लाइनों में लगे रहते हैं। बजाय ये कि किसी को कारोबार के लिए आप पैसे दें, उनको भीख, एक तरह की भीख ही हर माह, चले भी लाइन पे लग जाओ, 20,000 ले जाओ, अपना गुजारा करो। तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ वोट के लिए कि बेनजीर का नाम इस्तेमाल हुआ, वो वोट पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेगा और या नून लीग को वोट पड़ेगा, मुल्क की तरक्की नहीं इसके पीछे। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया, अगर दोनों मुल्क इंतहाई स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके लोग खुशहाल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी, पानी साफ इनको मिलेगा, सेहत की सहूलियतें इन सबको मिलेंगी, तो मेरे ख्याल में ये सारी नफरतें भी जो है वो उसमें कमी आएगी, जरूर कमी आएगी। जरूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि
आप सबको ये शो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you for joining.